हेलो दोस्तों। आज हम लोग सिक्स्थ क्लास की सोशल साइंस की ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बेसिस से कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं इंग्लिश मीडियम से आपको फ़ोन से पढ़ाऊँगा पीडीएफ से, एंड हिंदी मीडियम की मेरे पास बुक पड़ी ही है, तो हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से इस चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। हमारा एक सोलार सिस्टम होता है जिसका आपको डायग्राम दिखा रखा है, और इस सोलार सिस्टम में पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है। सौर मंडल में पृथ्वी, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। बोलता है कितना सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकती बिंदुएं ही दिखती हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते, मतलब आप इन्हें गिन नहीं सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला कि जब आपका सूर्यास्त होता है तो उस टाइम पर धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, आकाश कितना अच्छा दिखने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, आसमान में आप देखो कुछ बिंदुएं सी होती हैं, डॉट डॉट सी, और वो चमक रही होती हैं। कुछ लगातार टिमटिमा रही होती है, ट्विंकलिंग कर रही होती है, और कुछ बिल्कुल नॉर्मल जैसे चांद होता है आपका शेप में वैसी ही दिखाई दे रही होती है, इनमें कोई टिमटिमाहट नहीं होती है। ये चीज़ के बारे में बात करता है। आपको बोलता है सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। धीरे धीरे इनका नंबर आप देखते हो, जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा होता है इनका नंबर बढ़ता जाता है। नंबर इंक्रीजिंग। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। आप इसे काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो पूरा आसमान होता है वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से जो है ढक जाता है। सम आर ब्राइट्स अदर आर डिम। कुछ बहुत चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले धुंधले से होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। ये कुछ इस तरीके से लगता है कि आसमान पूरा डायमंड से भर चुका है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ये सारे जो है ट्विंकलिंग की तरह अपीयर करते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। बोलता है आप नॉर्मली देखते हो तो सारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, पर एक्चुअल में अगर आप गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो सारे नहीं चमक रहे होते हैं। कुछ तो चांद की तरह, मून की तरह जो है वो वैसे ही एक ब्राइट से दिखाई देते हैं, उनमें कोई ट्विंकलिंग नहीं हो रही होती है। दे सिंपली ग्रो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। जैसे मून चमक रहा होता है वैसे ही ये शाइन कर रहे होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर मैंने हिंदी में, देखो डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में भी समझाई दिया। उसके बाद बीच बीच में मैं एक पैराग्राफ पूरा हिंदी का पढ़ ले करूँगा, ठीक है ना। चलिए। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट्स ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। अब आप देखते हो जैसे ही आप ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो वैसे ही आप मून। अच्छा देखो, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या होते हैं ये सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, है कि नहीं। तो अभी हम आगे जाके बात कर ही लेंगे। तो जो आपको इतना तो पता ही है, देखो, है ना। वो बस अभी तक इसके बारे में उसने आइडेंटिफाई नहीं कराया, आपको बताया नहीं कि ये टिमटिमाती जो ऑब्जेक्ट्स है छोटे छोटे, ये एक्चुअल में स्टार, वो नहीं बताया। बट एक्चुअल में वो क्या है, स्टार्स ही तो है कि नहीं। चलो जी, हम आगे चलते हैं। उसके बाद बोलता है अलॉन्ग विद दीज ब्राइट्स ऑब्जेक्ट। आप ये भी देखते हो कि मून जो है, रोज़ आप मोस्ट ऑफ द डेज मून को भी देखते हो, है ना। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। कभी डिफरेंट टाइम्स में दिखाई देता है, कभी डिफरेंट शेप में दिखाई देता है, कभी डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। आप देखते हो ना, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पोजीशन में, और अलग अलग उनकी शेप हो रही होती है कि नहीं। In different shapes and in different position. You can also see the full moon only once in about a month's time. आप नॉर्मली एक महीने में एक बार ही पूरा चांद, पूरा गोल चांद देख पाते हो, और उसे कहा जाता है इट इज़ फुल मून, ठीक है ना। आप देखो यहाँ मैं हिंदी से भी पढ़ लूँगा। फुल मून नाइट कहा जाता है, और पूर्णिमा भी कहा जाता है। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी एट ऑल। और उसके एक रात बाद आप उसे नहीं देख सकते। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो उसके बाद जब आप देखते हो तो वो न्यू मून कहलाता है, जिसे अमावस्या कहलाते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड एट इज़ अ क्लियर नाइट।
तो एक अमावस्या की भी रात होती है जिस दिन चाँद दिखाई नहीं देता, तो उस दिन आप रात को बिल्कुल क्लियर दिखाई देता आपको, कोई जो है उसके अंदर एक मून नहीं दिखाई देता, तो अमावस्या की रात होती है। अब देखो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो बोलता है कि आप पूर्ण चाँद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हो, मतलब पूरा चाँद 1 महीने में एक बार देख सकते हो। यह पूर्ण चाँद वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। तो वो पूर्ण चाँद वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद, अब फोर्टनाइट, आफ्टर फोर्टनाइट 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो इसके जस्ट 15 दिन बाद आप चाँद को देखना नहीं देख पाओगे, तो बिल्कुल चाँद जो है गायब हो जाएगा। दैट नाइट इज़ अमावस्या, उसे अमावस्या की रात कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छी तरह से आप उसे देख सकते हो आसमान को। क्लियर है? तो इसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहाँ से आप बना सकते हो पूर्णिमा अमावस्या के बारे में। क्लियर है? उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? मतलब आपको कभी आपने सोचा भी होगा कि हम दिन में क्यों नहीं देख पाते चाँद, है ना? बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि चाँद और सूरज एक तरीके से हमारी पृथ्वी पर काम कर रहे हैं कि चलो रात को मैं रोशनी दूंगा और दिन में मैं, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना? एक्चुअल में आपको ये पता है कि आप, हमारी पृथ्वी रोटेट करती है, वो अपनी पोजीशन पे है जहाँ उन्हें होना ही है, वो अपनी पोजीशन पे ही होते हैं, बट स्टिल हम लोग अपनी जो है अर्थ मूव कर रही होती है कि नहीं? तो यहाँ पे बोलता है कि दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम क्यों नहीं देख पाते? ऐसा चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो बोलता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। एक्चुअल में इन सब की रोशनी से ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी है, इसलिए हम इसे नहीं देख पाते दिन में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है दिन में अपने घर चले जाते हैं कि हाँ रात को चमकने आएंगे हम, ऐसा नहीं होता है कि नहीं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहलाती है। मतलब जो सूरज है, हमारे पृथ्वी के बाहर जो भी हम चीज़ देख पाते हैं, सूरज, चांद और वो डॉट जो है जिन्हें एक्चुअल में सितारे, स्टार्स कहा जाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। और इंग्लिश में हम पढ़ें द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। उन्हें क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज़। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ खगोलीय पिंड जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो बड़े आकार के होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। यह गैसों के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और उन खगोलीय पिंड की अपनी खुद की हीट, ऊष्मा और खुद की लाइट, प्रकाश होता है, ठीक है ना? विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उसे एमिट करते हैं एक बहुत बड़ी मात्रा में। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं और इन्हीं खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। और सूरज भी एक तरीके का तारा है। द सन इज़ आल्सो आ स्टार। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो एमिट करते हैं लार्ज अमाउंट्स को, अपने आप में उत्सर्जित करते हैं एक बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि इनका खुद का ऊष्मा है, खुद की प्रकाश है, तो इसीलिए ये जो है इन्हें नाम भी दिया खगोलीय पिंड को, इनको तारा कहते हैं। और सूरज भी एक तरीके से तारा ही है। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब बोलता है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर स्टार्स की बारे में बात करें। आप नॉर्मली जब सूरज को देखते हो तो सूरज की गर्मी आपको लगती है? बिल्कुल बहुत लगती है गर्मी। गर्मियों के टाइम पे कितना बुरा हाल होता है ना? तो सूरज गर्मी भी देता है आपको, आप ये भी देखते हो, और लाइट भी, ऊष्मा भी देता है आपको ना। ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है आपको, यानी कि लाइट और आपको क्या कहते हैं, हीट दोनों दे रहा है कि नहीं? लेकिन जब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब हमने अभी टॉपिक में पीछे पढ़ा कि तारा जो है वो सूरज ही तो है,
तो तारे हमें रात को जब हम देखते हैं तो वो तो इतने सारे हैं, तो वो हमें ज़्यादा गर्म दिखाई देने चाहिए ना, और हमें उनसे ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, जबकि रात को ठंड लगने लग जाती है हमें फिर भी नॉर्मल दिन के कंपैरिजन में। और हम देखते हैं कि वो हमसे कितनी दूर है, उनसे हमें इतनी रोशनी प्रोवाइड नहीं होती है, इतनी लाइट हमें नहीं प्रोवाइड होती कि हम रात को भी अपना बाहर जाके काम कर सकें या कुछ भी कर सकें। हमें अगर रात को लाइट भी, तो हम टॉर्च या फिर किसी भी अपने घर की लाइट्स का यूज़ करते हैं, कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? तो देखो यहाँ इसका रीज़न नहीं है आपको। बोलता है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई, इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बोलता है बिल्कुल सिमिलर होते हैं ये सन के लिए, बट वी डू नॉट फील देयर हीट, लेकिन हम इनकी हीट को फील नहीं कर पाते और इनकी लाइट को भी इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाते। एंड दे लुक सो टाइनी, और वो बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, इसलिए क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर है? तो ये तारे जो हैं ये भी सूरज ही होते हैं, बट ये हमें रात को क्यों दिखाई देते हैं ऐसे, इस तरीके से। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट, इसके बाद you must have noticed that objects look similar when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया आपको, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अब देखो हवाई जहाज हम अपनी छत से देखते हैं, अपने या घर से देखते हैं कि तो कितना छोटा दिखाई देता है, बट एक्चुअल में उसका साइज़ नहीं होता। तो बोलते हैं जो चीज़ जितनी दूर है वो हमें उतनी छोटी दिखाई देती है कि नहीं? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात करता है, विल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो मतलब एक पैटर्न सा बनाया जाता है, उस पैटर्न के बारे में बात कर रहा है, और उस पैटर्न्स को बोल रहा है कि वो कहलाते हैं कंस्टेलेशंस, ठीक है ना? इंग्लिश में बोला है कॉन्स्टेलेशंस। तो ये एक जो पैटर्न्स बना सकते हैं जैसे आप आकृतियों को देख सकते हो, दैट इज़ कॉन्स्टेलेशन। उसके बारे में बात करता है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि, सप्त सात ऋषि संत। यह 7 तारों का एक समूह होता है, 7 तारों का एक ग्रुप होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जो कि एक नक्षत्र मंडल जो एक ग्रुप बनाता है उसका अर्सा मेजर का एक भाग है, जिसे आपको चित्र 1.1 में समझा रखा है। जैसे 7 का ग्रुप बन रहा है इस तरीके से, ठीक है ना? उसके बाद अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। नक्षत्र मंडल देखो फिर से एक बार बोल देता हूँ। आप देखते हो नॉर्मली इंग्लिश में भी हम पढ़ लें, आप नोटिस करते हो कुछ पैटर्न से बने हुए होते हैं, विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ, कुछ आकृतियाँ सी बनाते हैं, वो पैटर्न सा बनाते हैं, 7 उनका ग्रुप होता है और वो नक्षत्र मंडल कहलाता है। क्लियर है? सो इसका एक बात भी करी थी, अर्सा मेजर या फिर बिग बियर उसको बोला था। अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कंस्टेलेशन, वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टेलेशन इज़ द सप्त ऋषि, जिसे सप्त 7 ऋषि सेजेस कहा गया है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, वो 7 स्टार का आपका ग्रुप है, ठीक है ना? उसके बारे में बताया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं, हम इस पैराग्राफ को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। प्राचीन समय, in ancient times people used to determine direction during the night with the help of stars। भैया पुराने समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मतलब किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, हम सही जा रहे नहीं जा रहे, तो ये कैसे डिसाइड करते थे? तारों को देख के। पुराने ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी थोड़ी ना थी, है कि नहीं? सो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। अब देखो यहाँ बोला जो नॉर्थ स्टार था वो इंडिकेट करता था नॉर्थ की डायरेक्शन को, और उसे पोल स्टार भी कहते थे। बोलता है उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जो उत्तरी तारा होता था उत्तरी दिशा को बताता था, उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। आपने ध्रुव तारा के बारे में सुना भी होगा, अगर आपको पता है ध्रुव तारा के बारे में, अगर आगे नहीं बताया गया तो आप कमेंट में बताना ध्रुव तारा के बारे में कुछ अच्छी चीज़। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो बता ही दिया, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। बोलता है कि हम सप्त ऋषि, ये जो सप्त ऋषि था जहाँ 7
पैटर्न से 7 स्टार से ग्रुप बना हुआ था, वो पैटर्न बना हुआ था, उससे हम लोग इस ध्रुव तारे के स्थिति को भी पता लगा सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, वह उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखो जैसे कि एक पैटर्न बनाया, इस पैटर्न में क्या करा, एक पैटर्न बनाते हुए एक रेखा बनाई और उस रेखा को और आगे बढ़ाया तो हम किस डायरेक्शन में पहुंच गए, ध्रुव तारे की डायरेक्शन में। क्लियर है, चलते हैं आगे। कुछ खगोलीय पिंड, अच्छा, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट्स एंड डू नॉट देयर हैव ओन हीट एंड लाइट्स। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी खुद की हीट और खुद की, आप देखो आपने कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ पढ़ी थी जिनका जैसे तारे, उनके अपने खुद की हीट लाइट्स होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की हीट लाइट्स नहीं होती, उन्हें कहा जाता है दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार। और वो क्या कर रहे हैं, देखो इनके बारे में बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं जिन पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। सो सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। बोलता है दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स, कुछ जिनकी खुद की अपनी जो है ऊष्मा, उनके अंदर कोई हीट नहीं है, उनके अंदर कोई लाइट नहीं है, तो वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक अर्थात मतलब परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला, ठीक है ना। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है ना। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो इसको ऊर्जा, हीट और लाइट कहाँ से मिल रही है, सूरज से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का एक तारा है। और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक एक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो बोलता है अगर हम पृथ्वी को बहुत दूरी से देखें, तो जैसे चंद्रमा से अगर हम देखें तो यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। मतलब अगर हम चांद से देखेंगे तो यह हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। तो जिनका अपना खुद का लाइट एनर्जी नहीं होती है, हीट नहीं होती है, उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heats and lights from the sun. sun से मिलती है, which is our nearest star, जो हमारा पड़ोसी बहुत closest star है. If we look at the earth from a great distance, अगर हम दूर से देखें distance से, तो हम कह सकते हैं say the moon. अगर हम moon से देखें तो उसे मतलब अगर हम पृथ्वी को बहुत दूर से देखें तो हम उसे moon कह सकते हैं, क्योंकि वो शाइनिंग होती है just as the moon. moon की तरह वो शाइन करती है। क्लियर है। उसके बाद आगे बोलता है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। अब जो पृथ्वी के सबसे एक नज़दीक तारा है, चलो जी हम आगे चलते हैं इसमें अब। सो यहाँ से हमें पढ़ना है अब। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो मून हम स्काई में देखते हैं वो एक तरीके से सैटेलाइट्स होता है। इसे कहते क्या कहा, सैटेलाइट्स। अब हिंदी में क्या कहते हैं, आसमान में दिखाई देने वाला जो चंद्रमा है, जो चांद आप देखते हो, उसे एक उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह, ठीक है ना। यह हमारी पृथ्वी का सहचर तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमारी पृथ्वी तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, बट एक्चुअल में चंद्रमा क्या कर रहा है, वो हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमारी पृथ्वी, ठीक है, और चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। भाई हमारा पृथ्वी ही एक अकेला प्लैनेट नहीं है, ग्रह नहीं है, वो ऐसे 7 ग्रह और हैं जो कि सूरज से ही सेम काम करते हैं। शेरिट का क्या करते हैं कि प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है और उनके पास अपना एक खुद का चांद भी है, ठीक है ना। नॉर्मली अभी कोई वीडियो में ये पता चला था जैसे जुपिटर और उसके बाद सैटर्न, शायद पक्का नहीं पता। देखो जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा और
एक दो भी नहीं, बहुत सारे, कम से कम 100 कुछ ऐसे उनके अपने पास खुद के मून्स थे, ठीक है ना। तो आप लोग, अगर आपको पता हो कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा अपने खुद के जो है मून है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये आप लोग मुझे बता सकते हो, आप देखना, देखते कौन बताता है, ठीक है ना। चलिए, इंग्लिश में अगर इसी पैराग्राफ को हम पढ़ लें, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो हम मून को देखते हैं स्काई में, वो सैटेलाइट होता है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है मून, और लाइक आवर अर्थ, जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही होती है और वैसे ही ये घूम रहा होता है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स। यहाँ पर 7 और अदर प्लैनेट्स हैं जो हीट और लाइट लेते हैं सन से, और उनके खुद के मून भी हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बोलता है सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids। अब ध्यान से सुनना, बोलता है जो सूरज है, 8 planets हैं और कुछ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स मतलब जो उपग्रह कहलाते हैं, उपग्रह मतलब चांद हो गया अपना, और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। आप नॉर्मली बहुत सारे खगोलीय पिंड देखते भी होंगे आप, किसी ग्रह के अगल बगल होते हैं ना खगोलीय पिंड, जैसे हम जैसे एस्टेरॉइड्स भी कह देते हैं ना, और मेटेरॉइड्स भी कह देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स, सॉरी, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ बोलता है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। और इन सब का मुखिया कौन है? सूर्य। तो देखो, जहाँ हमने एस्टेरॉइड्स और इनके बारे में बात करी, वहाँ उसने बोला जैसे शुद्ध ग्रह, एस्टेरॉइड्स एंड उल्का पिंड, मेटेरॉइड्स। क्लियर है। अब हम एक एक करके इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे, सबके बारे में। जिसमें सबसे पहला है हमारे पास जो है, दैट इज़ 1 सेकेंड। सो जो सबसे फर्स्ट है हमारा, दैट इज़ सन, ठीक है ना। सन के बारे में अगर हम पढ़ें, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज उसके सेंटर में है। ये देखो, ये इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है ना, जो सेंटर में होता है ये, और इसके चारों तरफ जो है सारे ग्रह घूमते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ ह्यूज, ये बहुत ह्यूज होता है, और मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स इन द सोलर सिस्टम। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth। गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो इसका जो खिंचाव है वो इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए, पूरे सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब जितने भी आपके जो ग्रह हैं उन सब के लिए एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। हम फिर भी इसे इतना, देखो कितना एक्सट्रीमली हॉट गैस से बना, फिर भी हम इतना नहीं महसूस करते हैं, इतना नहीं करते। लेकिन क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। देखो, यह एक्चुअल में एक तारा ही था, लेकिन फिर भी कितना हमसे ये पास है, सबसे पास है ना। फिर भी हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, और बड़े तो छोड़ो, कितना गर्म हमें दिखाई देता है, और कितनी इसकी लाइट है, कितना इसका हीट है। बट स्टिल ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना। हमसे अभी भी ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। मतलब है कितना पास, सबसे पास तारा है, फिर भी देखो कितना दूर है कि नहीं। इससे बाकी सोचो कितने और दूर होंगे, और वो कितने इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट प्लैनेट्स, ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ठीक है ना। तो सूर्य की दूरी मतलब जो सन है उसका, वहाँ से अगर हम डिस्टेंस है, अगर सन को हम 0 पे रखें तो वहाँ से जो फर्स्ट नंबर पे दूर होगा सन से, फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, तो उस हिसाब से रैंक दिया है। सो बोलता है देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से डिस्टेंस अगर हम रखें तो फर्स्ट नंबर पे जो सबसे पास पड़ता है सूरज के, वो मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। हाँ, शायद सैटर्न ही होगा, देखो सैटर्न के अपने ज़्यादा मून्स होंगे फिर, देन यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है ना। आप नेट पे सर्च करना किसके ज़्यादा है मून, और फिर मुझे बताना है ना।
ये आपको याद करने के लिए बताया। अगर आप याद करना चाहते हो तो आप जो है इसे ये ऐसे याद कर सकते हो, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मेरी बड़ी एफिशिएंट मदर ने जब अभी अभी हमें नट्स दिए हैं, ठीक है ना। इसको आप माइक, इनका सबसे स्टार्टिंग वर्ड जो है एम, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। एक और था आपका जिसे अभी आप बताना इसको भी। एक और हमारे पास एक और ग्रह था जो पहले 9 थे, तो वो उस ग्रह के बारे में आप बताना। देखो ऐसे आगे जाके पता ही है, पर अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आप पहले बताना, क्योंकि आगे तो मैं अगले पैराग्राफ में पता चल जाना है, तो आप आगे बताना अगर अभी इतने तक देखा है तो आपने। चलो जी, अगर हम बात करें, all the 8 planets of the solar system move around the sun and fixed paths. These paths elongated there are called orbits, ठीक है ना। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कम्प्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। मतलब उसका 1 साल तो 88 डेज में हो जाता है, 88 डेज में वो अपना पूरा राउंड पूरा कर रहा है। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस को एक तरीके से अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसका साइज़ और शेप लगभग बिल्कुल सिमिलर है अर्थ से। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। यह कक्षा कहलाते हैं, इन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। जैसे वो ऑर्बिट्स है ना, ऐसे राउंड, ऑर्बिट्स कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो सबसे पहला था, और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। अब देखो यहाँ बात करी दी, ठीक है ना। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। इन्हें बोने ग्रह कहा गया है क्योंकि बहुत छोटा है वो, ठीक है ना। इसलिए बोलता है टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज आल्सो कंसिडर अ प्लैनेट। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, प्लूटो जैसे कि अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, उनकी तरह प्लूटो भी जो है वो डिस्कवर्ड हुआ है पास्ट में भी कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट्स। बोने ग्रह हम उन्हें कह सकते हैं और इसे बोने ग्रह कहा गया है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करें आगे तो नेक्स्ट इज़ आवर अर्थ। इसके बाद लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 10 से 5 मिनट की वीडियो हो रहा है। चलो जी। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तीसरा नियरेस्ट होता है सन से। इन साइज़ इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें उन 8 ग्रह को तो ये 5वें नंबर पे साइज़ के हिसाब से आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटनड एट द पोल्स, ठीक है ना। यह ध्रुवों के पास जो इनके एक्सिस हैं, ऐसे एक्सिस वहाँ से थोड़ी चपटी है, ठीक है ना। मतलब ऐसे राउंड शेप में नहीं, थोड़ी सी चपटी है, जिसको हम आगे की फिगर शेप्स में देख ही लेंगे, ठीक है ना। दैट्स वाई इट शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, इसीलिए इसको भू आब कहा जाता है ना। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, और जियोइड को एक पृथ्वी के समान आकार कहा गया है। जियोइड मतलब एक पृथ्वी के जैसी शेप, मतलब एक अलग सी शेप का ही नाम दे दिया, दैट इज़ अर्थ लाइक शेप। क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवत केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। मतलब अगर आपको जो भी जीने के लिए आपको चीज़ें चाहिए, जैसे कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वो प्रोबेबली फाउंड ओनली है अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर, अंदर नहीं। ये भी एक सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं या पृथ्वी के बीच में रहते हैं या पृथ्वी के अंदर रहते हैं या पृथ्वी के नीचे रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो हम इसके ऊपर रह रहे हैं, हम इसके बीच में रह रहे हैं अंदर मतलब, या हम इसके नीचे रह रहे हैं? आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना। इसका मैं प्रीमियर डाल दूंगा जब मैं पूछ रहा हूँ, तो आप प्रीमियर में भी हाथों हाथ कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ कमेंट में करना, ठीक है ना। सोच समझ के करना थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर थे हम लोग? हाँ जी। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट
और नॉर टू कोल्ड, ना तो ये ज़्यादा ठंडी है ना ही ज़्यादा गर्म है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे पानी और हवा भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है जो सपोर्टिंग लाइफ गैस है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, और इसीलिए ये बड़ा ही यूनिक है, एकमात्र ऐसा ही प्लानट जो और नहीं है जो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, इट इज़ देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। बोलता अगर आप इसे बाहर से देखेंगे तो अर्थ जो है वो ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा मतलब 2/3 एरिया जो है वो पानी से ही कवर्ड होता है। सो इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम आगे आते हैं चंद्रमा, मून के ऊपर। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारे पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है चंद्रमा। दैट इज़ द मून, इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट द अर्थ। आप ध्यान समझना, इसका जो व्यास है वो पृथ्वी का व्यास का केवल 1/4 है। मतलब इसका जो डायमीटर समझते हो, अगर ये एक राउंड फिगर है इस तरीके से, तो इसका डायमीटर मतलब ये, ठीक है ना, इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है, 1/4 है किससे, अर्थ के कंपैरिजन में करना। मतलब अर्थ का इसको आप काइंड ऑफ 1/4 डायमीटर कह सकते हो। मतलब जितना ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का पूरा डायमीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो पृथ्वी के 1/4 डायमीटर के बराबर है, ठीक है ना। सो इसके बारे में हम आगे चलें। सो इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट, ये बड़ा इसलिए हमें दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे प्लानट से ज़्यादा क्लोज है देन द अदर सेलेस्टियल बॉडी। बोला एक चीज़ सोचो आप, ये उपग्रह है, ये हमारे जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो पास भी है, तो इसकी हीट हमें ज़्यादा क्यों नहीं लगती, रात को तो हमें गर्मी लगनी चाहिए, है ना। तो एक सवाल उठता है यहाँ पर। तो बोलता है इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लैनेट्स दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ के मुकाबले बहुत पास होता है, और ये जो है लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे, ठीक है ना। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब आप यहाँ से अगर आप इसका डिस्टेंस पता लगा रहे हो तो आप सन से नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप इन तीनों के बीच में दूरी पता लगा सकते हो। आप पृथ्वी से सन की दूरी पता है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पता है, तो आप तीनों के बीच में डिफरेंस और डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ अबाउट 27 डेज। जो मून है वो पृथ्वी के चारों, क्योंकि मून पृथ्वी नहीं घूमती, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। मान लो यहाँ मून है तो मून आपके चारों ओर घूम रहा है ना, इस तरीके से। सो अगर हम बात करें मून, तो मून जो है वो 27 दिन में पूरा होता है, ठीक है ना। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, एक घूमने में पूरा एग्जैक्टली सेम टाइम लगाता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और ये एक्चुअल में हमें, क्योंकि देखो एक चीज़ खुद सोचो आप, अब हम मान लो पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी तो नहीं घूम रही, मून पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अब मून की शक्ल मान लो इस साइड है, तो वो तो यूं ही घूम रहा है ना, ऐसे ही घूम रहा है। तो वो जब ऐसे घूम रहा है तो उसे हमें उसकी दूसरी शक्ल थोड़ी ना दिखाई देगी, क्योंकि वो यूं राउंड राउंड थोड़ा ना घूम रहा है। तो वो क्या है, इसीलिए हमें मून का सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है। क्लियर है ये चीज़ भी। तो यहाँ पे भी हम पढ़ लेते हैं कि चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोलता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा कर सकता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष के एक चक्कर भी पूरा करता है। तो मतलब जो राउंड फिगर जो पूरा घूम रहा है ऐसा, उसको अक्ष को पूरा करने में भी ये इतने ही दिन लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, मतलब एक ही शक्ल दिखाई देती है, पीछे की शक्ल नहीं दिखाई दे रही। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ आप जी नहीं सकते। यहाँ ना पानी है और ना ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बना देते हैं, ठीक है ना। आप देखो नॉर्मली कभी ऐसा लगता भी है थोड़ा, है ना, किसी साइड से। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो बोला जिस दिन पूर्णिमा होती है, पूरा चांद आता है, तो उस दिन आप इसकी छाया को देख भी सकते हो। आप नॉर्मली देखते हो कि चांद पूरा जो है बहुत जूमिंग करके जो आप देखते हो तो पूरा ऐसा ना दिखाई नहीं देता, पूरा गोल सा नहीं, मतलब पूरा ना हल्का बीच बीच में थोड़ा ना कम शाइनिंग सा होता है, थोड़ी छाया सी लग रही होती है। तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है मैदान है, बड़े बड़े पर्वत है और गड्ढे भी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट शुद्ध ग्रह एंड इन इंग्लिश इट इज़ एस्टेरॉइड्स। सो हमारे दो टॉपिक्स बचे, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। अब ये चीज़ समझना,
तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बोल रहे जैसे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे असंख्य, मतलब उनकी आप गिनती नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे पिंड जो हैं, जैसे जैसे तो एस्टेरॉइड्स कहा गया है। देखो आपने पिछले साल 29 अप्रैल की एक कहानी सुनी होगी कि हाँ एस्टेरॉइड्स आएगा, ये होगा वो होगा, तो वो इसी की बात करी थी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहा जाता है। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो कौन से देखो, तो ये बता भी दिया आपको कि ये जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं हमें, ठीक है ना। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। तो शुद्ध ग्रह बोल रहा है कि ये ग्रह जो है हमारे, उन्हीं के ये एक पार्ट्स हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। तो हमारे ग्रह के ही पार्ट्स थे, तो विस्फोट हुआ तो ये अलग हो गए। क्लियर है? तो दैट इज़ आवर एस्टेरॉइड्स। नाउ व्हाट इज़ मेटेरॉइड्स? बोलता है सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी की इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है ना। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? चमत्कार प्रकाश सा उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। कभी कभी क्या होता है, जब पृथ्वी के क्लोज आ रही होती है तो बिना जले गिर जाती है, जिसके धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जब वो गिरते हैं तो धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा होता है तो आप सोचते हो अरे टूटता तारा टूटता, वो एक्चुअली टूटता तारा नहीं है, दैट इज़ मेटेरॉइड्स। क्लियर है? सो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सो हाँ जी, फलस्वरूप कभी कभी कोई उल्का, अच्छा यहाँ से, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाश गंगा इसे कहा जाता है, आकाश गंगा। और इंग्लिश में पढ़ लें अगर हम, तो बोलता है डू यू सी अ वाइटिश, देखो एक डायग्राम भी दिखा रखी है आपको, जैसे बोला है कि वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोविंग पैथ, एक वाइट ग्लोविंग पैथ्स है जो हमें स्काई की तरफ दिखाई देता है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये बहुत सारे स्टार से बना हुआ होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है ना, इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा गया है। आवर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट होता है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम आकाश गंगा। सो यहाँ पर इसका आकाश गंगा नाम क्यों दिया? देखो यहाँ पर बोला भी है कि यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। हमारा सौरमंडल जो है इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना, बहुत पहले इसकी कल्पना की थी कि आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। तो मतलब क्या, कैसे कंपेयर किया कि ये जो है इसे ये ऐसा लग रहा है आसमान में गंगा नदी बह रही है, तो इसे आकाश गंगा नाम दे दिया गया, ठीक है ना। इसे इसलिए नाम दे दिया गया आकाश गंगा, ठीक है ना। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। बहुत सारी गैस, बहुत सारे बादल और बहुत सारे तारों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी जो है, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा गया है, आकाश गंगा कहा गया है, ये मिलके ये क्या बन रही है? ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं जो हैं वो मिलके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, ठीक है ना। तो इसकी विशालता मतलब ये पता लगाना कितना बड़ा है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। सो यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और चैप्टर में।